क्या आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं जो एक साल पहले पहलगाम को लेकर हमारे सामने थे? मुझे नहीं लगता कि वो सवाल जो सिक्योरिटी लैप्सेस जो उस समय में या इंटेलिजेंस लैप्सेस जो उस समय में हुए थे, उनको अभी तक हम रेक्टिफाई कर सके हैं। ये पहलगाम की घटना 22 तारीख को 1 साल एग्ज़ैक्टली पहले हुई और उसके बाद नवंबर में हमने देखा दिल्ली में ब्लास्ट हो गए। हमारे इंटेलिजेंस आईबी वगैरह बहुत ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसीज़ हैं, पर इनका फ़ोकस किधर है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनका फ़ोकस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की बजाय डाइवर्ट हो गया है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। कश्मीर के का जो जीवन है आज पहलगाम के एक साल बाद वो कैसा है? क्या कश्मीरी खुलकर अपनी बात कर पा रहे हैं? मुझे वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, नॉट बिकॉज़ कोई बोलना नहीं चाहता, बट बोलने की भी इजाज़त नहीं है। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके कोई डिस्टेंट रिलेटिव ने कभी मिलिटेंसी जॉइन करी होगी, मे बी उनको बुलाया जा रहा है थाने पे, वक़्त बेवक़्त लोगों को थाने बुलाया जा रहा है, बताने आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आप क्यों काम करते हैं, आप किस लिए काम करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं काम करते। जो इतने बड़े-बड़े बीजेपी ने फ्लैम्बॉयंट प्रोमिसेस करे थे, बड़े पैमाने पर जो वादे किए थे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कश्मीर को इंडिया के साथ, मुझे लग रहा है वो दूरी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम उनसे नफ़रत कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पहलगाम की उस दर्दनाक घटना के बारे में जिसको एक साल गुजर चुका है। पहलगाम की घटना के बाद आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह का युद्ध हुआ जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और दोनों देशों के बीच रिश्ते निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक साल में न्यूज़ साइकिल से बाहर नहीं गया है ना तो पहलगाम, ना ही ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरे मामले में एक साल बाद भी तमाम तरह के जो सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं हमारे सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं। एक साल बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि जिन कोताहियों और कमियों का जिक्र एक साल पहले ऑपोजिशन ने और खासकर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उठाया था, एक साल बाद भी हमें उसका जवाब नहीं मिला है। एक साल पहले एक टूरिस्ट जगह पर, एक ऐसी खूबसूरत जन्नत जैसी जगह पर पहलगाम में करीब करीब 2 दर्जन भारतीय जो टूरिस्ट थे उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई आतंकवादियों के जरिए, बहुत ही ब्रूटल तरीके से। और इस तरह से कि मुझे बताते हुए यहाँ सिहरन हो रही है जिस बदतरीन तरीके से। और उसका एक ही मकसद लगता था कि भारत में भी, भारत के अंदर ही जो शांति है उसको भंग करना और यहाँ एक तरह से कम्युनल वायलेंस भड़काने की एक कोशिश के तौर पर भी इसको देखा गया। क्या आतंकवादी कामयाब हुए? कश्मीरी लोग उसके बाद, एक साल बाद, किस तरह का जीवन जी रहे हैं? पहलगाम में किस तरह के हालात हैं? और तमाम तरह के जो सिक्योरिटी के, सुरक्षा से जुड़े हुए जो सवाल हैं, खासकर उस सरकार के लिए जो अपने को तथाकथित रूप से बड़ी ही राष्ट्रवादी सरकार कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा उसके एजेंडे में पहले नंबर पर आती है। क्या भारत के नागरिक, कश्मीर के नागरिक सुरक्षित हैं बीजेपी सरकार के अंदर, नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ एसके सूद जी हैं जो कि एडीजी रह चुके हैं बीएसएफ के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही तारुशी अश्विनी मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वायर पर ये आर्टिकल लिखा है, पहलगाम से अभी अभी लौटी हैं। कश्मीर पर अक्सर आप इनका रिपोर्टाज देखते हैं, बड़ी बहादुर ये यंग रिपोर्टर हैं और बहुत कम उन लोगों में शुमार करती हूँ तारुशी का मैं जो कश्मीर पर लगातार बेधड़क बहादुरी से बोलती रहती हैं। सबसे पहले सूद साहब मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा सवाल जो उठ रहा है वो सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। क्या एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभाई हो और जो समझता है कि ये काम कैसे किया जाता है, आप क्या समझते हैं? क्या आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं जो एक साल पहले पहलगाम को लेकर हमारे सामने थे? धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि वो सवाल जो सिक्योरिटी लैप्सेस जो उस समय में या इंटेलिजेंस लैप्सेस जो उस समय में हुए थे, उनको अभी तक हम रेक्टिफाई कर सके हैं। आप देखिए ना, अभी उस ये पहलगाम की घटना 22 तारीख को 1 साल एग्ज़ैक्टली पहले हुई और उसके बाद नवंबर में हमने देखा दिल्ली में ब्लास्ट हो गए। तो जो हमारा पूरा इंटेलिजेंस का तंत्र है, उसका फोकस किस जगह पर है? हमारे इंटेलिजेंस आईबी वगैरह बहुत ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसीज हैं, पर इनका फोकस किधर है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनका फोकस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की बजाय डाइवर्ट हो गया है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की तरफ।
आप देखिए पहलगाम में 4 या 5 या जितने भी मिलिटेंट्स थे वो आए। एलसी वहां से कहा जाता है 200 किलोमीटर दूर है, वहां से आए और वहां से आने के बाद वापस भी चले गए या कहीं पर पब्लिक के अंदर में सिमट गए। तो हमारी लोकल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बोलते हैं वो कहाँ है? हमारे रिसोर्सेज जो हमारे इंटेलिजेंस का ऑफिसर्स का जो ट्रेड क्राफ्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना और उनके थ्रू इंटेलिजेंस प्राप्त करना, वो कहाँ है? और दूसरी चीज, आप पहलगाम से पहले जो मुझे सूचना है, प्रिंट में भी पब्लिश भी हुआ था कि एक मैक्सर टेक्नोलॉजीज करके एक सैटेलाइट इमेजरी कंपनी है जिससे पहलगाम इलाके के सैटेलाइट इमेजेस एक पाकिस्तानी कंपनी ने खरीदे थे और उसका जो मालिक था वो पाकिस्तानी था। उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है यूएसए में और उसके पाकिस्तान की परमाणु एजेंसी से। तो जब हमारी इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ थी, वो क्यों नहीं इस चीज को ट्रेस कर पाई? तो सबसे बड़ा लैप्स ये है। और आप देखते चलें, इससे पहले उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, हर एक के बाद में हमने एक तरह की एजिटेटेड सा रिस्पॉन्स किया है, परंतु प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं वो या तो हमें पब्लिक डोमेन में पता नहीं लग रहे या लिए जा रहे हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस मुझे नहीं प्रतीत होती। सीआरपीएफ ने पुलवामा के ऊपर में इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट है हमें आज तक नहीं मालूम। बिल्कुल। क्यों और बिल्कुल। और सूद साहब इसके अलावा ये देखिए कि जो पूरे दावे किए गए थे आर्टिकल 370 को लेकर कि वहाँ पर आतंकवाद की कमर हमने तोड़ दी है, आतंकवाद की खासकर जो फाइनेंशियल जो एक बैकबोन है वो हमने तोड़ दी है और हमेशा के लिए एक शांतिपूर्ण हो जाएगा, उस तमाम दावों की भी भद्दे तरीके से बड़ी पोल खुल रही है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि वो 370 तोड़ने हटाने के बाद जो कुछ भी दावे किए गए थे वो टोटली फेक हैं, टोटली अनसक्सेसफुल हैं। और ये जरूर है कि स्टोन थ्रोइंग वगैरह इंसिडेंट्स थोड़ी कम हुई हैं, पर ये मेजर इंसिडेंट्स जो हो रही हैं ये इनके ऊपर कहाँ फोकस है हमारा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फोकस करें नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे, इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे, ना कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को के बारे में खबर लेने के लिए और उनको हैरेस करने के लिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपकी बात को थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके कहती हूँ कि ये जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा एक मशीनरी है, उसको आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना चाहिए, ना कि जो राजनीतिक विरोधी हैं आप, उनकी खबर लेने के लिए और उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तारुशी, ये बताइए, आप अभी-अभी लौटी हैं, आपने ये शानदार आर्टिकल भी लिखा है वायर में। मैं चाहती हूँ वायर के तमाम दर्शक इसको पढ़ें। ये जब मैं पढ़ रही थी इस आर्टिकल को तभी महसूस हो रहा था, ऐसा लगता था कि कोई फ़िल्म देख रही हूँ मैं सामने। मुझे बताइए कि क्या पहलगाम के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो टूरिस्ट आए थे, बहुत दर्दनाक घटना हुई और ये कभी नहीं होनी चाहिए थी। इन परिवारों को जिस तरह से एक क्षति पहुंची, एक इमोशनल, फिजिकल, हर तरह की, वो कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन 1 साल से पिछले जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, वो लोकल कश्मीरी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम लोग उनसे बात करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। आप जब वहाँ गईं तो आपने किस तरह का माहौल देखा? सो बेसिकली मैम, आपने जैसे कहा कि लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता जो कश्मीर में रह जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इस दफ़ा पहलगाम नहीं गई हूँ। जब लास्ट ईयर ये अटैक हो गया था, उसके भी 4 दिन बाद मैं पहलगाम गई थी इस बात का जायज़ा लेने, रिपोर्ट करने, समझने कि वहाँ पर लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नॉन लोकल्स, लोकल्स बोथ। सो जब लास्ट ईयर मैं गई थी अटैक के बाद, तो वहाँ पर मेरे लिए ये कहना मुझे लगता है बड़ी बात नहीं होगी। आई होप आई एम नॉट ओवरस्टेपिंग माई सेल्फ व्हेन आई से दैट आई डिड नॉट नोटिस मच डिफरेंस कि लास्ट ईयर जो लोग जा चुके थे, टूरिस्ट खाली कर चुके थे पहलगाम, और इस साल भी जब मैं गई हूँ, परसों जब मैं गई हूँ, तो टूरिस्ट वहां ना के बराबर थे। और ये वो टूरिस्ट हैं जो पहलगाम आ तो रहे हैं, जो हिम्मत करके थोड़ा बहुत आना चाह रहे हैं, मगर वहाँ के होटल्स आपको लगेगा यहाँ कोई नहीं है, रेस्टोरेंट सारे खाली हैं, शॉप्स जो हैंडीक्राफ्ट्स की हैं, शॉल्स की हैं, बैट्स की हैं, जो भी वहाँ चीजें मिलती हैं खुसूसी तौर पर, वो सारी दुकानें आपको खाली मिलेंगी। वहाँ अभी फिलहाल वो लोग काम कर रहे हैं
नॉन माइग्रेंट लेबर वो काम करे जिनके पास काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है अपना घर चलाने का। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है। इवन जैसे जहाँ ये वाकया पेश आया जो बेसरन वैली है, वहाँ पर अभी अलाउड ही नहीं है, पोनी वाले जो घोड़े पर लेकर के जाते हैं टूरिस्ट को, उनका वहाँ जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा भी चंदनवाड़ी जैसे और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ पर भी अभी तक भी अलाउड नहीं है किसी को जाना। और ये इस तरह हुआ है कि लास्ट वीक में बहुत सारी जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस प्लेस में आई हैं। लोकल्स को भी बताया गया है कि आपको इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाना है। लोकल्स मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पहलगाम के, बेसरन के रहने वाले लोग हैं। तो सिक्योरिटी को देखा जाए तो बहुत मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा बंदोबस्त था। कहने का मकसद कि बहुत वहाँ प्रेज़ेंस थी और हाई अलर्ट था वहाँ पे, मुझे इस तरीके में लगा। बट ये जो पहलगाम का एक हम इमेज देखते थे कि इंडियन टूरिस्ट वहाँ जाना चाहता है, तमाम लोग इंडिया से वहाँ जाना चाह रहे हैं और वहाँ टूरिज़्म एन्जॉय करना चाह रहे हैं, वो चीज़ अब नहीं दिखती है। ना लास्ट ईयर दिखी थी और जब मैं लास्ट पूरे 1 साल के गैप के बाद गई हूँ, तब भी वो चीज़ नहीं थी। सूद साहब, इसको आप अच्छी खबर मानते हैं या बुरी खबर मानते हैं? मैं कहती हूँ कि अगर किसी को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाए किसी इलाके को, तो ज़ाहिर है वहाँ सुरक्षा होगी ही, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सुरक्षा होनी चाहिए, उसके साथ-साथ लोगों का रोज़गार और वो सब भी चलता रहे। दोनों चीज़ें साथ में हो तो माना जाएगा कामयाबी हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप मुझे दुरुस्त कीजिए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतने हाई लेवल की इंट्रूसिव सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है। आप इस तरह से लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। सिक्योरिटी शुड फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को वहां जाने के लिए। तो इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें जिससे लोगों के ऊपर सर्विलेंस भी रहे और लोग आराम से वहां जा भी सकें। लोगों की आप स्क्रूटनी करिए, आइडेंटिफाई करिए, परंतु जिस लेवल की अभी ये बयान किया गया वहां पर सिक्योरिटी है, वो बहुत इंट्रूसिव है, वो बहुत सही बात नहीं। तो हमारा पेंडुलम जो एक एंड पे था, ऑलमोस्ट निल सिक्योरिटी, वो अब इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव सिक्योरिटी हो गई कि लोगों की आम जिंदगी पर उसका असर पड़ने लग गया है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उस समय जब पिछले साल ये हादसा हुआ था, तो वहां पर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी। वहां के कहा जाता है कि जो सीआरपीएफ की पोस्ट थी वो भी इतनी दूर थी जहां से पैदल चल के 2-2.5 घंटे लगते थे। तो शायद वहां पर 1 या 2 टूरिस्ट पुलिस वाले लोग थे वहां पर। तो ये चीज बहुत गलत है। हमें एक प्रॉपर प्रेजेंस मेंटेन करनी चाहिए, प्लेन क्लोथ्स में, यूनिफॉर्म में, वेपन के साथ में। एक एक क्विक रिस्पांस टीम्स होनी चाहिए। अगर किसी तरह की घटना हर लेवल की होनी चाहिए, परंतु हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स लोगों को एनकरेज करने चाहिए। दूसरी चीज जिसका बात नहीं हुई, जो मैं लाना चाहता हूं, पहलगाम के तुरंत बाद और उससे पहले भी और भी जो भी घटनाएं हुई हैं दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में, कश्मीरियों को जो डिमोनाइज करना शुरू कर दिया गया, उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनमें और ज्यादा एलिनेशन की भावना पैदा होती है। और हमें ये जरूरी है नेशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, कि इस तरह की एलिनेशन हम ना पैदा होने दें, इस तरह की डिमोनाइजेशन हम नहीं होने दें। अभी नवंबर में जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुए तो उसके बाद भी यही चीज हुआ। तो ये हमें इसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी इनिशियल, इंटेलिजेंस इनिशियल एंड आफ्टर, अगर कुछ घटना हो गई है तो उसको, उसके लिए क्या क्यूरेटिव एक्शंस लेने चाहिए, वो सब बहुत जरूरी है। और जिस तरह से कश्मीरी आवाज़ को सप्रेस किया गया है, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था। 370 से पहले भी कश्मीर सप्रेस था। 370 के बाद हमने देखा एक न्यू लो हिट किया। पहलगाम के बाद हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि बड़ी सी खुली सी जेल में कश्मीरियों को रखा गया है। मैं तारुशी से पूछूंगी कि कैसे डे टू डे एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन सूद साहब मुझे ये बताइए, अगर मैं आम दर्शकों की जानकारी के लिए और एक साधारण भाषा में आपसे ये समझने की कोशिश करूं कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता और ये बताया जाता कि 5 ऐसे कारण बताइए जिसकी वजह से पहलगाम घटना हुई, और 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो पिछले 1 साल में जो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, जिसकी वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि हम पहले से ज़्यादा ठीक हो गए हैं। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे दिन रात
देखिए पॉलिटिक्स होती है, अभी भी अगर आप जाएंगे ट्विटर पर तो पहलगाम पर सवाल जो मोदी सरकार है उससे नहीं पूछा जा रहा है। पहलगाम पे सरकार सवाल जो है अभी भी कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है, जो लिबरल पत्रकार हैं मेरे जैसे उनसे पूछा जा रहा है कि निंदा करो, आलोचना करो, उनको कंडेम करो। ये नहीं पूछा जा रहा है मोदी सरकार से कि भाई सुरक्षित रखना तो आपका काम है तमाम नागरिकों को। मेरे ख्याल में सबसे पहले इसके ऊपर इंक्वायरी इस चीज की होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। Some heads must roll, must have rolled, should have rolled, rather, must have rolled, I'm not very sure, but they should have rolled. Second is, जो उस इलाके के एसपी साहब थे, जिनको जिम्मेदारी थी इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी की, या अगर कोई वहां पर सीपीएमएफ का कोई टुकड़ी तैनात थी, तो उनमें जिसकी जिम्मेदारी थी, उनके द्वारा पूछताछ की जानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 22 तारीख की घटना के कुछ दिन पहले ही सीआरपीएफ की टुकड़ी को बैसरन वैली से निकालकर पीछे किया गया था। अब मुझे ये चीज की कंफर्मेशन नहीं है, पर उस समय ये बातें वहां पर आ रही थी। तो इस मतलब वहां के एसपी और प्रदेश के जो भी और पुलिस के आला अधिकारी हैं, प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हैं, उनसे ये पूछताछ होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जब जैसा उस समय में रिपोर्ट्स आई थी कि पहलगाम में टूरिस्ट अपनी मर्जी से जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से वहां पर एक टॉल लगा दिया था और टूरिस्ट को अलाउ कर रहा था, वो कैसे संभव हो सकता है? तो अगर किसी ने ऑफिशियली अनऑफिशियली ये परमिशन दी थी तो उसकी खोजबीन होनी चाहिए। और उसको तो ये 2-3 चीजें जो हैं, इंटेलिजेंस फेलियर, वहां की इमीडिएट प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी को किस प्रकार से फेल हुआ वो, और अगर सीमा से निकलते हुए किसी जगह से अगर ट्रेस होता है कि ये कहाँ से आए हैं, तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि वहाँ से कैसे ये निकल के आए, लाइन ऑफ कंट्रोल से या कहीं और से भी अगर आए हुए हैं। तो ये 3-4 चीजें जो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आती हैं, इनके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और 1 साल बहुत समय होता है। बिल्कुल 365 दिन गुजर गए इस बात को जो आप कह रहे हैं, और इतनी बेसिक सी बात है ये कि जो व्यक्ति दूर बैठकर सिर्फ नज़ारा कर रहा है इस घटनाक्रम का, सिर्फ उसकी तजुर्बेकार जो निगाहें हैं वो इसको देख पा रही हैं, तो क्या हमारा जो सिक्योरिटी जो पूरा मशीनरी है क्या वो उसको नहीं देख पा रहा है? या फिर आप कह रहे हैं कि राजनीति के आगे मजबूर लगते हैं वो लोग? तारुशी के पास वापस लौटती हूँ, फिर आपके पास आऊँगी मैं सूद साहब। तारुशी, ये बताइए कि जिस सेंसिटिविटी से एस के सूद साहब ये बातचीत कर रहे हैं कि कश्मीरियों की भी हमको परवाह करनी है, उनको जितना डिमोनाइज किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, ये मुझे बताइए कि कश्मीर के का जो जीवन है आज पहलगाम के 1 साल बाद वो कैसा है? क्या कश्मीरी खुलकर अपनी बात कर पा रहे हैं? क्या वो खुल के जी पा रहे हैं? किस तरह से आप देख रही हैं? कश्मीर फिलहाल मुझे वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, नॉट बिकॉज़ कोई बोलना नहीं चाहता, बट बोलने की भी इजाज़त नहीं है। जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ लोगों से बात की कि मैं इस टॉपिक पर काम कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि पहलगाम के बाद चलें जो लोग बहुत बेरहमी से जिन्हें मार दिया गया, उनको हम याद करते हैं, बट आपकी ज़िंदगी पर क्या असर है? क्योंकि आप तो वहीं हैं। टूरिस्ट चला जाता है, लोकल रह जाता है, तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं? तो उनका यही था कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके कोई डिस्टेंट रिलेटिव ने कभी मिलिटेंसी जॉइन करी होगी, मेबी उनको बुलाया जा रहा है थाने पे, वक़्त-बे-वक़्त लोगों को थाने बुलाया जा रहा है, बताने आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आप क्यों काम करते हैं, आप किस लिए काम करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं काम करते हैं। इवन वो मिलिटेंट्स जो मर चुके हैं सालों साल पहले, उनके रिश्तेदारों को पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है कि आपका क्या सिस्टम है, फिलहाल आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपकी रोज़मर्रा आपका कैसे घर कैसे चलता है, नॉर्मल डेली लाइफ़। जैसे सूद सर ने कहा कि हमें उन लोगों का, कश्मीरीज़ का भी सोचना चाहिए। पोस्ट 370 आई थिंक जो इतने बड़े-बड़े बीजेपी ने फ्लैम्बॉयंट प्रोमिसेस करे थे, बड़े पैमाने पर जो वादे किए थे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कश्मीर को इंडिया के साथ, मुझे लग रहा है वो दूरी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम उनसे नफ़रत कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कभी आर्मी को, पुलिस को कोई इंटेलिजेंस चाहिए, वो कश्मीरी होगा, वो गुज्जर होगा, वो बकरवाल होगा बॉर्डर पर जो रहने वाला इत्तला कर सकता है आर्मी को या पुलिस को कि ये हरकत हमने देखी है सस्पिशियस बॉर्डर पे। अगर ऐसा कुछ मामला पेश आता है, आर्मी एंड पुलिस हैव यूज्ड लोकल इंटेलिजेंस इन द पास्ट टू ब्रेक आउट many big cases, many big intrusions.
तो अगर हम यही उन्हीं लोगों को हम इतना टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें खामोश रहने को डरा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है सिस्टम? क्या हम उन लोगों में अपने लिए नफरत नहीं पैदा कर रहे हैं? क्या वो नफरत नहीं करेंगे कि इन लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी, किताबें आप देखिए वहां किताबों पर बैन है। एक फलाए आलम ट्रस्ट स्कूल्स, वो 250 स्कूल्स टेक ओवर हो गए जस्ट बिकॉज वो एक इस्लामिक ट्रस्ट स्कूल चलाता था। उन स्कूल्स भी मैं गई हूँ, उन स्कूल्स में कुछ भी इस तरीके का जिसे वो कह रहे हैं कि यहाँ टेररिस्ट माइंडसेट मैन्युफैक्चर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप कहाँ जॉब कर सकते हैं वो भी गवर्नमेंट तय करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट टर्मिनेट कर रही है उन लोगों को जिनका कोई डिस्टेंट लिंक निकल आता है मिलिटेंसी के साथ, अगर चाहे उनको इस बात की पता हो ना हो। तो लोकल्स के लिए लाइफ इज लाइक उनकी जिंदगी कोई और चला रहा है, वो सिर्फ उसे काट रहे हैं। बहुत दुखदाई आप ये जो मंजरकशी कर रही हैं, ये सुनना भी आसान नहीं है। आपने कैसे देखा होगा, किस तरह से आपने तस्वीरों में रिकॉर्ड किया होगा। सूद साहब कुछ कहना चाहते हैं? अब आखिरी आपसे सवाल यही है कि जो तारुशी कह रही हैं, क्या ऐसे ही कश्मीर को प्यार करेंगे हम? क्या ऐसे ही कश्मीर को भारत का तथाकथित रूप से अभिन्न अंग बनाएंगे? देखिए, जहाँ तक कश्मीर जमीन का मसला है, कश्मीर हमारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें जो फोकस करना चाहिए कश्मीरियों के हार्ट एंड माइंड को विन ओवर करने के लिए, और जो अभी पॉलिसीज हैं चल रही, उससे ये संभव मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। हमें ये जरूरी है आम जनता को रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी, और जो जो अथॉरिटीज हैं, जिनसे उनका फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जिनको कह सकते हैं, पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ में, कश्मीरियों के साथ में एक ह्यूमेन तरीके से हमें उनके साथ में डील करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, जैसा तारुशी ने बताया, कि अगर एक बंदे का तीसरा चौथा लिंक निकल रहा है तो हम उस व्यक्ति को भी टर्मिनेट कर दें, या ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक वो व्यक्ति अपने आप को गलत प्रूव ना करे। हमें, मेरा ये सोचना है और मेरी ये फिलॉसफी है, हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस के सूद साहब, तारुशी, दोनों का। जाहिर है सवाल तो इतने हैं कि रात हो जाएगी पूछते पूछते, लेकिन किसी और दिन के लिए सिर्फ याद रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी सरकारों को भी याद दिलाना ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके केंद्र में आम नागरिक होना चाहिए, उसकी भलाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में सबसे पहले ये जो आम नागरिक है, ये स्थानीय नागरिक है, वो है कश्मीर का बाशिंदा, जिसको हम अक्सर भूल जाया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।